हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। मैं विकास तिवारी आपका इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने उत्तर प्रदेश लेखपाल से जुड़े हुए ग्रामीण परिवेश की श्रृंखला को स्टार्ट कर रखा है, जिसका यह चौथा वीडियो है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने लेखपाल से जुड़े हुए प्रमुख शब्दावलियों को पढ़ा था। जिन साथियों ने नहीं देखा, प्लीज़ जाके उसको वीडियो को देख लीजिएगा, तभी इस वीडियो को शुरू करिएगा। और ये आग्रह है आप लोगों से। चलते हैं आगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम आज लेखपाल से जुड़े हुए समझ लो कि जो सिलेबस है उसमें हम पहला कदम अब रखना स्टार्ट करें। इसके पहले तो हम भूमिका तैयार कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे भारत के बारे में, छोटा मोटा जानकारी रख लेते हैं जो कि लेखपाल से संबंधित है। तो देखते हैं, भारत कैसा देश है? ये ग्राम प्रधान देश है। पता ही दोस्तों आप लोगों को। यूएन के आंकड़ों के अनुसार 2018 तक भारत में विश्व की 17.5 मतलब 17.74 जनसंख्या निवास करती। कहाँ पे? भारत में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर सकते हैं इसको। निवास करती। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 28, 8 ये तो हैं कंप्लीट राज्य जहाँ पे सरकारें होती हैं, विधानसभाएं होती हैं। ये है केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूटीज बोलते हैं, ठीक है। कितनी है? 36 टोटल अगर कहें तो। एक 28 है एक इधर, और ये 8 है। 8 यूटी, 28 राज्य, ठीक है। संपूर्ण भारत में बात करें तो 707 जिले हैं। हाँ दोस्तों, 707 जिले हैं, ठीक है। अभी आंध्र प्रदेश, अभी 3-4 दिन पहले का एक करंट अफेयर है कि आंध्र प्रदेश को 13 नए जिले मिलने वाले हैं, ठीक है। 13 नए जिले मिलने वाले हैं। तो अभी मिले तो नहीं हैं, तो वर्तमान में कहेंगे कि 707 जिले हैं, लेकिन जब आंध्र प्रदेश को मिल जाएंगे तो 720 जिले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतना जिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शहरों की संख्या, ये देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा प्लस माइनस भी हो सकता है, इसमें इतना कुछ घबराने वाली बात नहीं है। ये 7,935 शहर हैं, 6,40,000 से प्लस गांव हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये पूछेगा नहीं। हाँ, ये ज़रूर पूछ सकता है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या लगभग 68.84% निवास करती है, ठीक है। जैसे अगर 100 लोग हैं पूरे भारत में, तो 68 लोग गांव में रह रहे हैं, ठीक है। और बाकी के 32 लोग, हम ऐसे देखिए 68.84 नहीं लिए हैं, बस ऐसे मोटा मोटा ले रहे हैं, ये शहर में निवास करते हैं। अब बताइए, भारत को ग्रामीण प्रधान देश कहेंगे ना, क्योंकि ये वाला प्रधानता दिखा रहा है, तो इस वजह से ग्रामीण प्रधान देश कहते हैं भारत को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गांव से तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन सिलेबस के परिदृश्य से देखते हैं गांव क्या होते हैं, ठीक है। गांव का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्यों में मिलता है, ठीक है। सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्यों में मिलता है, माफ करिएगा। सर्वप्रथम उल्लेख गांवों का कहाँ पे मिलता है? वैदिक साहित्य में मिलता है। गांव के लोग समूह बनाकर एक ग्रामीण समाज का निर्माण करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं पशुपालन गांव का बृहद रूप से कॉमन, मतलब ये कृषि एवं पशुपालन जो है, ये गांव का मुख्य पेशा है, ठीक है। मुख्य पेशा क्या है? कृषि एवं पशुपालन, मुख्य पेशा यही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्तियों का मत है, जहाँ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग रहते हैं, उस क्षेत्र को गांव कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं इस डेफिनेशन से थोड़ा सा असहमत हूँ। देखिए, मानता हूँ कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग रहते हैं गांव में, लेकिन सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोग नहीं रहते हैं गांव में, ठीक है। चलिए ठीक है, जो भी हो, मेरा सहमत होने ना होने से क्या मतलब है। गांव को जनसंख्या के आधार पर भी परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर भी गांवों को परिभाषित किया जा सकता है, और ये जनसंख्या जो होती है, प्रत्येक देश एक मानक अपना अलग अलग सेट करते हैं। जैसे भारत में है
इतनी जनसंख्या से ऊपर के लोग शहर हो जाएंगे, नीचे के लोग गांव के हो जाएंगे। लेकिन बात करेंगे चाइना की, तो शायद उसने थोड़ा सा ज़्यादा जनसंख्या मानक बना रखा हो। इटली की बात करें तो शायद और कम या ज़्यादा, जो भी है सबका, सब देश का अलग अलग मानक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांव के प्रकार कितने होते हैं? तो गांव मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृषि प्रधान, गैर कृषि प्रधान, औद्योगिक और उपनगरीय। देखिए इन दोनों में तो आपको नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा होता क्या होगा यहाँ पे। कृषि प्रधान मतलब यहाँ मैक्सिमम लोग कृषि का कार्य करते होंगे। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम लोग कृषि का कार्य नहीं करते होंगे। ठीक है, यहाँ पे करते होंगे, यहाँ पे नहीं करते होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सबके बारे में बृहद जानकारी लेते हैं। कृषि प्रधान गांव क्या होते हैं? इस गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि एवं पशुपालन होता है। मैक्सिमम लोग बोले ना कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग कृषि एवं पशुपालन में जुटे होते हैं। आगे देखते हैं अगले गांव का। बस यही होगा, कृषि प्रधान में यही गांव होता है। अगले को देखते हैं। गैर कृषि प्रधान गांव क्या होते हैं? गैर कृषि प्रधान गांव नाम से स्पष्ट हो, जहाँ मैक्सिमम लोग कृषि में ना जुड़े होंगे। ठीक है, देखिए कम संलग्न होते हैं गांव के लोग, जो है कम संलग्न होते हैं कृषि में। आगे देखते हैं। कृषि होगी तो, लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं होगी। मतलब बस इतना होगा कि खाने भर का बो देंगे, बहुत ज़्यादा व्यापार टाइप का नहीं करेंगे। ठीक है, तब लोग यहाँ के करते क्या होंगे? आगे देखते हैं। अभी कृषि होगी तो, लेकिन व्यापक स्तर पर नहीं होगी। देखिए रिपीट हुआ की बात है। 100 में से लगभग 10 लोग ही कृषि में जुटे होंगे। अगर पूरे गांव में 100 लोगों की जनसंख्या है तो उसमें 10 लोग ही कृषि में जुटे होंगे। ठीक है, बाकी के 90 लोग क्या कर रहे होंगे? आगे अभी देखते हैं क्या कर रहे होंगे। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, जैसे बाढ़, सूखा, बंजर की वजह से कृषि नहीं हो पा रही होगी। जैसे यहाँ बात कर रहे हैं ना कि गैर कृषि प्रधान देश गाँव में कृषि नहीं होती, तो क्यों नहीं होती है? वहाँ बाढ़ आ जा रही होगी, सूखा पड़ जा रहा होगा, बंजर की वजह से, आदि कोई भी कारण हो सकता है जहाँ पे कृषि नहीं हो पा रही। इसी वजह से ये सब गांव गैर कृषि प्रधान गांव बन जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो बाकी के 90 लोग थे वो कहाँ पे जा रहे होंगे? 90% लोग, यहाँ के लोगों की जीविका जो है शिल्पकारी, दस्तकारी, कारीगरी, मजदूरी इत्यादि होती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? जो मैक्सिमम लोग थे, जैसे 10 लोग तो कृषि में ही जुटे पड़े हैं, तो 9 लोग जो हैं, 100 लोगों में 10 लोग कृषि में जुटे पड़े हैं, 90 लोग जो है क्या कर रहे होंगे? शिल्पकारी कर रहे होंगे, दस्तकारी कर रहे होंगे, कारीगरी, मजदूरी इत्यादि कर रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, कृषि नहीं कर रहे हैं तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वो करते हैं। औद्योगिक गांव क्या होते हैं? तीसरे प्रकार का गांव होता है औद्योगिक गांव। इस प्रकार के गांवों में छोटे मोटे उद्योग एवं कुटीर उद्योग पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के गाँव के अंतर्वा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आसपास में कोई ना कोई कारखाना अथवा उद्योग जरूर ही होगा। ऑब्वियस सी बात है, वही वाला, इसी वाले को हम समझ लो अलग भाषा में लिख दिए, अलग लैंग्वेज में। आगे देखते हैं। जहाँ पर गांव के लोग कार्य मजदूरी करके आजीविका चलाते हो, वह गांव औद्योगिक ग्राम होता है। ठीक है, जहाँ पे लोग जो है अपना गुजारा मजदूरी करने से करते हैं। मजदूरी कहाँ करेंगे? यही कुटीर उद्योग में, अपना छोटा मोटा जो नया कारखाना है, ये सब में जो है मजदूरी करके अपना जीविका चलाते हैं। उस प्रकार के गांव को औद्योगिक ग्राम की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उपनगरीय गांव क्या होते हैं? उपनगरीय गांव की बात करें तो इस प्रकार के गांव की सीमा समीपवर्ती किसी न किसी नगर से पक्का जुड़ी होगी। ठीक है, जैसे दोस्तों आप लोगों ने ये पता होगा ना कि राष्ट्रपति होता है, एक उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति से छोटा ही होता है ना, तो सेम वैसे एक नगर होगा, एक उपनगर होगा। तो नगर का छोटा स्वरूप उपनगर होगा, तो वही होता है उपनगरीय गांव। और देखिए नगर का छोटा थोड़ा मोड़ा छाप तो उपनगर वाले गांव में तो पड़ता ही होगा। वही चीज़ें हैं, समझ लो, वही को ध्यान में रखते हुए इस उपनगर को पढ़ेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए इस प्रकार के गांव की सीमा समीपवर्ती किसी न किसी नगर से जुड़ी होगी। ठीक है,
ग्रामीण एवं नगरीय व्यवस्था का मिश्रण होता है। ठीक है, रहने वाले लोग नगर में जीवन यापन करने हेतु जा रहे होंगे, कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे इस प्रकार, जैसे मान लो इलाहाबाद के आसपास के जो 10 किलोमीटर क्षेत्र के गांव होंगे वो उपनगरीय गांव कहे जाएंगे। उस गांव के लोग इलाहाबाद में मजदूरी करने आते होंगे डेली वेजेस पे। ठीक है, आगे देखते हैं, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं दोस्तों, ग्रामीण समाज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ग्रामीण समाज की विशेषताएं, ठीक है, सबसे पहला क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है गाँव में। संयुक्त परिवार मतलब अभी भी गाँवों में संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार क्या होता है, जहाँ जौन से परिवार में एक ही समय में 2 से ज़्यादा पीढ़ियाँ निवास कर रही हों। ठीक है, आगे अभी आएगा ये संयुक्त परिवार क्या होता है। ये सब गाँव की विशेषताएं हैं। दूसरा, परिवारों की एकरूपता। परिवारों की एकरूपता क्या होता है, इसका देखें, जैसे मान लो किसी गांव में 10 घर हैं, तो 10 घरों में से लगभग 8 घरों में क्या होगा कि एक ही तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाए। माने उस परिवार में दादा होंगे, पुत्र होगा, पुत्र का पुत्र होगा। ठीक है, यह स्ट्रक्चर होगा। एक आध में ऐसा भी होंगे परदादा भी जिंदा होंगे। स्ट्रक्चर मतलब एक रूपता होती है, जितने भी परिवार होंगे सब एक ही तरीके के होंगे। एक आदमी तो नहीं होगा उस परिवार में, लेकिन एक ही तरीके के रहेंगे। पोस्ट जो परिवार में पद होते हैं वो एक ही तरीके का रहेगा। ठीक है, लगभग परिवारों में गांव के। फिर सामूहिकता क्या होती है, गांव में एक सामूहिकता की भावना होती है। मतलब कोई भी काम अगर करते हैं लोग, जैसे मान लो ए व्यक्ति को कोई काम है, उसका वो पर्सनल काम है, लेकिन उस गांव के B, C, D जो है आदि आदि जो व्यक्ति हैं वो भी ए के पर्सनल काम में अपना हाथ बटाने के लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे, समूह से रहेंगे। ठीक है, सी में ही निस्वार्थता होती है। वो जब काम कराने जाएंगे तो कोई स्वार्थ नहीं होगा कि हाँ भाई जो है हमको इसको पैसा दीजिए आप, ऐसा कुछ नहीं होता है। निस्वार्थता की भावना होती है, निस्वार्थ रूप से अपना वो सेवा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, जीविका हेतु कृषि मुख्य साधन होता है। भाई गांव में तो यही होता ही है, जीविका हेतु। अभी भी जो गांव एक्चुअल में गांव है वो जीविका है तो मुख्य साधन उनका कृषि ही है। ठीक है, आगे देखते हैं, सुदृढ़ सामाजिक ताना बाना। सुदृढ़ सामाजिक ताना बाना का मतलब अगर देखा जाए, जैसे कहते हैं ना कि भारत गांवों में बसता है, तो भारत है क्या यहाँ पे, भारत एक तरीके का संस्कृति है। तो जो संस्कृति है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको शहर में नहीं मिलेगी, गांव मिलेगी। अब संस्कृति का क्या है, जैसे अगर सुदृढ़ ताना बाना से ही रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, जैसे गांव में एक दादाजी हैं, दादाजी जाएंगे किसी दूसरे के घर में जा रहे हैं, मान लो घूमते टहलते गए हैं, तो वो आशा करेंगे कि जैसा हमको हमारे घर में इज्जत मिलती है वैसे ही यहाँ भी मिले, इस घर में भी। मतलब बैठे हैं तो उस घर की अगर बहुएं हैं तो आए पैर छुएं, घूंघट डाले रहें। मतलब एक तरीके का पूरा एक ताना बाना उनका वहाँ भी एकदम मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, यही होता है सुदृढ़ सामाजिक ताना बाना। लेकिन यही काम शहर में बिल्कुल नहीं होगा। आप कोई भी हैं, आइए पानी पीजिए, नमस्ते करेंगे, बैठाने उठाने का कोई इज्जत नहीं, पानी पीजिए, आपको जो काम है करिए और जाइए। लेकिन गांव में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अभी भी। ठीक है, आगे देखते हैं, ग्राम समाज भावनाओं का आदर करता है। क्या, कैसी भावना है, जैसे किसी के यहाँ किसी का जन्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, उत्सव या धार्मिक सामाजिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी के यहाँ गांव में किसी का जन्म होता है, तब खुशी होगी, उस खुशी में पूरे गांव के लोग शरीक होते हैं। ठीक है, किसी के यहाँ की अगर कोई देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो इस दुखद घड़ी में भी सभी लोग शामिल होंगे। ठीक है, दुख बांटने के लिए, या कोई उत्सव हो, धार्मिक एवं सामाजिक आयोजन हो, सब में सब लोग हिस्सा लेते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आकार का छोटा, जैसे गांव जो है छोटे आकार के होते हैं। अभी भी गांव में अगर जाएं आप तो मैक्सिमम गांव में 500 से नीचे की ही जनसंख्या मिल जाती है आपको। वो पूरे पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, पोस्ट में तो हो सकता है 1000, 1500, 2000 तक होते हैं। मैक्सिमम गाँव से 500 में जो है 500 से नीचे की जनसंख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखो, ये भारतीय संस्कृति की नर्सरी हम इसको बोल सकते हैं। गाँवों को भारतीय संस्कृति की नर्सरी बोल रहे हैं। मतलब अगर भारत की अभी भी संस्कृति को बना के रखा है किसी ने, तो भारत के गाँव ही हैं। ठीक है,
गाँव में ही भारत की नर्सरी है संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की नर्सरी गांव ही। अभी ये बहुत बृहद टर्म है, आप समझ रहे होंगे। जो भी भारत जो बोलते हैं कि हाँ भारत ऐसा है वैसा है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? गांव में, ठीक है, जो सपनों का भारत है। आगे बढ़ते हैं। ये जजमानी प्रथा। जजमानी प्रथा क्या होती है दोस्तों? ग्रामीण समाज में विभिन्न जातियों द्वारा, कौन कौन सी जातियाँ, जैसे एग्जाम्पल के लोहार हो गया, पंडित हो गया, नाई हो गया, कुम्हार हो गया आदि के मध्य मुद्रा रहित सेवा का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसी को जजमानी प्रथा कहते हैं। जजमानी प्रथा समझ में आ रहा होगा शायद। देखिए हम बताते हैं क्या होता है। जैसे मान लो लोहार है, किसी पंडित का मतलब कोई हंसिया है, उसको अगर तेज करना है तो लोहार जब हंसिया तेज कर लेगा उस समय उससे पैसा नहीं मांगेगा। क्या होगा? पैसा कब मांगेगा? पैसा एक्चुअली मांगेगा ही नहीं। वो जब पंडित जी के यहाँ जब पूरा धान या गेहूं का जब फसल कटेगी तो लोहार महोदय उनके यहाँ आएंगे, कहेंगे कि आपका हंसिया खुरपा जितना कुछ भी था, पूरा औजार जो हम पूरे साल भर का हम तेज किए हैं, तो आप हमें अपने द्वारा उगाए गए अनाज का कुछ हिस्सा हमें दीजिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना? ये एक लेन देन वाला मुद्रा का नहीं होता है, बाकी चीज़ें लेन देन में यूज की जाती हैं, ठीक है। यही होती है जजमानी प्रथा। गांव में तो बहुत प्रचलित है अभी भी। अब यहाँ पे क्या होता है, संरक्षक जो होता है उसी को जजमान बोलते हैं। जजमान किससे बोलते हैं? जो संरक्षक होता है, मतलब जो सेवा ले रहा होगा, सेवा लेने वाले को ही जजमान बोलते हैं, ठीक है। जो सेवा लेने वाला होगा, एक सेवा ले रहा होगा और एक सेवा दे रहा होगा, तो सेवा लेने वाला जो होगा वही है जजमान। अब जब सेवा ले रहा है तो यही जो है संरक्षक भी काम करता है। किसका संरक्षक? जो सेवा दे रहा है, ठीक है। जैसे पंडित जी हैं, पंडित जी जजमान कहे जाएंगे किसके? लोहार के। क्यों? क्योंकि सेवा ले रहे हैं पंडित जी, जजमान कहलाएंगे, ठीक है, इस वजह से। और सेवा दे रहा है लोहार, इस वजह से वो सेवा प्रदाता कहलाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परिवार तथा परिवार के प्रकार। परिवार क्या होते हैं? परिवार के प्रकार क्या होते हैं? आगे देखते हैं। परिवार मानवीय समाज का आधार है। परिवार जो है मानवीय समाज का आधार है, ये कोई समझाने की बात नहीं इसमें। आगे देखते हैं। बच्चों का सामाजिकरण परिवार में ही होता है। कोई भी बच्चा जब होता है वो उसका सामाजिकरण जब शुरुआत होने की पहली सीढ़ी आती है तो वो उसका सामाजिकरण परिवार से ही होता है, ठीक है। देखते हैं आगे। परिवर्तन के इस दौर में परिवार का भी आमूलचूल परिवर्तन हो गया है, ठीक है। परिवर्तन हो ही रहा है, पूरी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, तो परिवार ने भी अपना रूप स्वरूप बदल लिया है। इस परिवर्तन के चलते बहुत सारे परिवर्तन हो गए परिवार में भी। वर्तमान में परिवार ने अपने बहुत से कार्यों का अन्य संस्थानों को सौंप दिया है। जैसे कौन कौन से कार्य हैं? जैसे खाना बनाने का कार्य रसोइया नियुक्त कर दिया है, बच्चों की देखभाल करने के लिए मेड नियुक्त कर दिया है, इत्यादि, ठीक है। समझ रहे होंगे ना? मतलब अब जो है पहले के परिवार में खाना बनाने वाला काम माताएं करती थीं और बाकी का काम सबका अलग अलग रहता है, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो खाना बनाने के लिए एक रसोइया नियुक्त कर दिया गया है। एक मैक्सिमम में तो अभी वही पुराना ही चल रहा है सिस्टम, लेकिन कुछ परिवारों का जो चेंज हो चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। परिवार को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? संयुक्त परिवार, एकल परिवार, ठीक है। देखिए पीछे एक जगह संयुक्त परिवार आए थे, जो गांव होते हैं, गांव का एक विशेषता था संयुक्त परिवार। आगे देखते हैं अब संयुक्त परिवार होता क्या है, ठीक है। संयुक्त परिवार, जब किसी परिवार में दो से अधिक पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रह रही हों तो वह संयुक्त परिवार कहलाता है। दो से अधिक पीढ़ियां मतलब समझ रहे हो, जैसे दादाजी हैं, दादा के पुत्र हैं, पुत्र का भी पुत्र या जो पुत्री हो, ये तीनों एक साथ रहें, सन डाटा लिख दे रहे हैं, ये तीन पीढ़ियां, मिनिमम तीन पीढ़ियां एक ही साथ एक ही समय पर रह रही हों तो उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है। गाँवों में ये पक्का मिलेगा ही मिलेगा, मिलता ही मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस परिवार में बच्चों का सामाजिकरण सर्वांगीण होता है।
बच्चों का समाजीकरण सर्वांगीण होता है। कैसे होता है आगे देखते हैं। बच्चे इसमें भाषा को जल्दी सीखते हैं, क्यों जल्दी सीखते हैं भैया? भाषा को प्रयोग करने का अच्छा वातावरण मिल जाता है। जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो बाहर से कहीं से भी कोई भाषा सीख करके आया तो वो भूल जाएगा, लेकिन जब वो अपने परिवार में किसी के साथ उस भाषा का प्रयोग करेगा तब उस भाषा को लंबे समय के लिए वो अपने आप में संजो के रख सकता है, ठीक है, उसको सीख सकता है। आगे देखते हैं। और ये काम जब कोई उस बच्चे के साथ खेलने के लिए हमेशा खाली मौजूद रहे तभी होगा। तो संयुक्त परिवार में पक्का दादा दादी ये सब लोग उस बच्चे के साथ खेलने के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इतिहास में संयुक्त परिवार का ही बोलबाला था। पहले संयुक्त परिवार का ही बोल, परंतु अब परिवर्तन हो करके एकल परिवार ने संयुक्त परिवार को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। ये अभी का एक दुर्भाग्य है, कह सकते हैं, जो कि एकल परिवार है वो संयुक्त परिवार पे हावी होता जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार में मात्र 2 पीढ़ियाँ रहती हैं, माने पापा मम्मी रह जाएंगे, इनके नीचे उनके सन या डॉटर रह जाएंगे, ठीक है। 2 ही पीढ़ियाँ। इनके ऊपर वाली पीढ़ी गायब रहती है, मतलब पापा के ऊपर जो इनके पिताजी होंगे वो गांव में रह रहे होंगे, ये सब जो भी हैं ये शहर में ही ज़्यादा देखा जाता है ये वाला परिवार। शहर के लोग एकल परिवार में ही रहना पसंद करते हैं, ठीक है। एकल परिवार में बच्चों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता, क्योंकि बस वही वातावरण का कमी हो जाता है जिसकी वजह से उनमें अच्छा विकास नहीं हो पाता, नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का एकल परिवार पश्चिमी देशों की एकल परिवार से अलग है। देखिए एकल परिवार भी यहाँ पे इस लाइन से पता चल रहा है कि 2 तरीके का होता है, एक पश्चिमी देशों का एकल परिवार, एक भारत का एकल परिवार। और ये कहा जा रहा है कि अलग अलग होता है। भारत और जो पश्चिमी देश का एकल परिवार है वो अलग अलग होता है। यहाँ के एकल परिवार भी अपने पूर्ववर्ती संयुक्त परिवार, आखिर ये एकल जो परिवार है ये कभी न कहीं इसका भी तो पूर्ववर्ती संयुक्त परिवार रहा होगा। आज के 10 साल 15 साल पहले कभी न कभी तो ये भी संयुक्त परिवार में रह रहे होंगे, तो वहाँ से ये कंटिन्यूसली जुड़े रहते हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। तो दोस्तों पढ़ाई का मटेरियल इस वीडियो में इतना ही था। आगे अपडेट पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगली क्लास में हम क्या देखेंगे? ग्रामीण समाज की समस्याएं, ठीक है। समस्याओं में एक समस्या अगले में हम निपटा देंगे, गरीबी। क्या होती है? गरीबी, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।